बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। लोगों का भाजपा के प्रति आग्रह बढ़ा है। जिस राजनीतिक दल को लोग उत्तर भारत का राजनीतिक दल कहते थे, अब लोग उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी कहने लगे। लोगों की नौकरी आ गई हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के मुंह से रोज़ अटपटांग बातें आना उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है और इसका असर सीधे सीधे बंगाल के वोट पर पड़ने वाला है। दिवाली के दिन कितने पटाखे बम छूटते हैं, उससे ज़्यादा आवाज़ थोड़ी ना इनके बम में होता है। तो मैंने लोगों से अपील किया है कि आप चुनाव के दिन ये मान लीजिए कि आज दिवाली है, मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं, इसलिए पटाखे। ममता बनर्जी के भाई कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का एक एक नेता इस बात को कह रहा है कि प्रसून बनर्जी से घटिया उम्मीदवार पूरे बंगाल में 42 सीट में कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 3 बार के सांसद हैं। आप पंचायत चुनाव भी लड़े लक्की भंडार पर, विधानसभा भी लड़े लक्की भंडार पर, लोकसभा भी लक्की भंडार पर लड़ेंगे तो लोग यही ना बोलेंगे कि आपके पास लक्की भंडार छोड़ के कुछ भी नहीं है। लक्की भंडार देने का इतना ही शौक है तो एक बार संदेश खाली चले जाइए ना लक्की भंडार का फार्म लेके। इसमें जनता के सामने गई, धारा 370 समाप्त करेंगे, करके दिखाया। राम मंदिर बनाएंगे, बनाकर दिखाया। 3 तलाक खत्म करेंगे, करके दिखाया। देश को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे, करके दिखाया। आतंकवादी घटना को रोकेंगे, रोक कर दिखाया। पड़ोसी देशों को उनका औकात दिखाएंगे, दिखाया। जाली नोट बंद करने वालों पर हमला करना था, किया। जो वादा हमने देश के साथ किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा अगला लक्ष्य है, हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं आपन बात। देश में लोकसभा की चुनाव हो रही है और जब भी चुनाव आता है तमाम पार्टियां लुभावने वादों के साथ जनता के बीच जाती हैं। और बात जब पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पे सिर्फ लुभावने वादे ही नहीं, धमकाने का भी काम किया जाता है और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे वोटरों को अपने तरफ आकर्षित किया जा सके। और पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं और उनमें से कुछ सीटों की जिम्मेदारी आज इनके पास आए हैं उमेश राय जी, जो कि प्रदेश के सचिव हैं, और इन्हें कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा सीटों की, जिन पे ये जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के काम को कर रहे हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा का कैसा माहौल है पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले स्वागत है उमेश जी हमारे चैनल पे। नमस्कार। आप अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है पश्चिम बंगाल में भाजपा का? देखिए, पश्चिम बंगाल का असली बंगाल बसता है गाँव में। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे जितनी लहर बनी, लेकिन वो लहर दिखता था शहर में। जब तक ग्राम बांग्ला नहीं जगे तब तक बंगाल का जगना संभव नहीं है। ऐसे में पिछले दिनों तेज़ी के साथ पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। लोगों का भाजपा के प्रति आग्रह बढ़ा है। जिस राजनीतिक दल को लोग उत्तर भारत का राजनीतिक दल कहते थे, अब लोग उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी कहने लगे। पर विशेषकर पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली, उन्हें अब अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने बंगाल की रक्षा का बोध हुआ है और वो सचेत होकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर, मुखर होकर सामने आकर पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बढ़िया माहौल बना है। निश्चित तौर पर राजनीतिक माहौल बनना और उसको जीत में तब्दील करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, 5 साल पहले पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। 1 सीट पर 1200 वोट से हारी, कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारी। तभी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बड़ा था। और अब पूरा पश्चिम बंगाल ये देख रहा है कि बंगाल में किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा को पार कर चुका है। चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोगों की नौकरी आ गई हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के मुंह से रोज़ अटपटांग बातें आना उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है और इसका असर सीधे सीधे बंगाल के वोट पर पड़ने वाला है। अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया है 35 सीटों का, और हम सब कार्यकर्ता उस 35 सीट के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। 35 होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना सीट जरूर आएगा कि उस सीट के आने के 6 महीने के अंदर बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिरेगी। बात आप महिला सुरक्षा की कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से
हम देख रहे हैं जो पहले एक मुद्दा उठा था संदेश खाली का, और अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल किया कहा जाता है वो तथाकथित एक नेता हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष, और वो बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के कहने पर ऐसा सारा कुछ सजाया गया था जो आरोप तृणमूल लगाती रही है। तो क्या यह बात सच है कि संदेश खाली को सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए सजाया गया है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस किस तरह का हथकंडा अपनाती है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, हाईली क्वालिफाइड, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े संसदीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी तृणमूल कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनके ऊपर महिला के छेड़छाड़ का मामला कर दिया। संदेश खाली में इन्होंने एक ऑडियो वायरल किया जिसकी सच्चाई उस महिला सामने आकर कई बंगाल के प्रमुख टीवी चैनलों पर कह चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी हथकंडा अपनाने को टीएमसी तैयार है। संदेश खाली का सच जाना हो तो संदेश खाली की महिलाओं का एक बार इंटरव्यू देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो संदेश खाली में एसएस ही नहीं था, वो तो घुस ही नहीं पाती थी। वहाँ तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस था। मार खाने वाला भी तृणमूल, मारने वाला भी तृणमूल, जिनके पास गुहार लगाने जाएंगे वो भी तृणमूल। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत कैसे होगी कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने लगी? ममता बनर्जी ने कहा कि ये सारे लोग बीजेपी के लोग हैं, इनको सजा कर लाया गया है। आप मुझे बताइए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एसएस ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं, उस जगह पर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी तृणमूल के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है, उस जगह पर जहाँ शाहजहां शेख के इशारा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस घबराई हुई है, ये किसी तरह बचने के लिए उपाय खोज रही है और इसके पास कोई उपाय है नहीं। बंगाल की जनता ने इनको अपने नज़रों से गिरा दिया है। रोज़ बटन दबाने का मौका मिल रहा है लोगों को। 7 चरण में लोग इतना बटन दबाएंगे बीजेपी का कि तृणमूल कांग्रेस को उसका अहंकार, उसका षड्यंत्र, उसका दुराचार लेकर डूब जाएगा। ये सब तभी होगा जब लोग अपनी इच्छा से मतदान करेंगे। मतदान के दिन तो बंगाल में कुछ ऐसा माहौल रहता है कि लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलना चाहते हैं। और अभी जिस क्षेत्र में हम बैठे उत्तर हावड़ा में, यहीं के एक विधायक, कुछ दिन पहले हमने भी वीडियो देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि वोटरों को धमका रहे हैं कि आप अगर वोट देने जाएंगे तो आपके बिल्डिंग का पानी का लाइन या करंट का जो लाइन है उसको काट दिया जाएगा। तो आप वोटरों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप मतदान करने के लिए बाहर निकलें? देखिए, ये भारत है और भारत में एक पूरी व्यवस्था चलती है। चुनाव आयोग ने 2021 में भी फ्रेश और फेयर इलेक्शन कराने का वादा किया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, विशेष करके आप जिसकी बात कर रहे हैं उत्तर हावड़ा के विधायक, ये खुद ही चुनाव जीते हैं बम मार के। इन्होंने हिंदी भाषी मतदाताओं के इलाके में चुनाव के दिन सुबह 4:30 बजे से बम मारना शुरू किया, जिससे वो मतदाता वोट देने नहीं उतरे। मकानों में लोगों को इन्होंने थ्रेट किया था कि आप वोट देने मत जाओ, आप शांति से रहो। इन लोगों का लोकतंत्र पे इतना ही भरोसा है। एक तरफ ये बोलते हैं कि टीएमसी ने इतना काम किया, ममता बनर्जी ने इतना काम किया है कि उनके बराबरी कोई काम ही नहीं कर सकता, तो काम के नाम पे वोट मांगो ना। मतदाताओं को ये कहना कि आप वोट देने मत जाओ, ये भारत के संविधान का और भारत के लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भारत का वही चुनाव आयोग है जो जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये भारत का वही चुनाव आयोग है जो राजस्थान के नूह में निष्पक्ष चुनाव कराता है, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव कराता है, केरल में चुनाव कराता है, असम में चुनाव कराता है। आप चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए, मुझे पूरा भरोसा है। 2 मई 2021 के बाद हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के कारण ही बंगाल में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। किसी चरण में 3 सीट, किसी चरण में 6 सीट, किसी चरण में 5 सीट, किसी चरण में 8 सीट। ये क्यों हो रहा है? ये जब आप आने वाले चुनाव की जब स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा। भारी संख्या में सेंट्रल फोर्स, मतदाताओं का वोट सुनिश्चित कराने के लिए तरह तरह के व्यवस्था, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदाताओं की सुरक्षा, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होने पर क्यूआरटी वैन से उनको मदद पहुंचाना, इस तरह के कई व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है। साथ ही साथ जो लोग चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उनके लिए भी उचित व्यवस्था करने का व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये भारत का लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति को, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उसको भारत का भाग्य निर्धारण करने की क्षमता है। मैंने अपने इलाके के जनता से एक आह्वान किया है, दिवाली के दिन कितने पटाखे बम छूटते हैं,
उससे ज़्यादा आवाज़ थोड़ी ना इनके बम में होता है। तो मैंने लोगों से अपील किया है कि आप चुनाव के दिन ये मान लीजिए कि आज दिवाली है, मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं, इसलिए पटाखे छूट रहे हैं। और उसी माहौल में, जैसे दिवाली में आप खुशियों के साथ नया कपड़ा पहन के मिठाई खाते हैं, ठीक उसी माहौल में आप जिस क्षेत्र में इस तरह के खुरापाती तत्व आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, वहां पर आप थोड़ा समय हाथ में लेकर और पूरी ताकत के साथ झुंड के झुंड निकल कर जाइए, मतदान कीजिए, आप अपना वोट दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मतदाताओं को कि आपको किसको वोट देना है, लेकिन आपको ये तय तो करना होगा ना कि चुनाव लोकसभा का चुनाव है, चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये चुनाव भारत का भविष्य निर्धारण करने का चुनाव है। तो स्वाभाविक रूप से आपका एक एक वोट इस बार बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी के कमल निशान पर देने को तैयार है। बात राजनीतिक हिंसाओं की करें पश्चिम बंगाल में, तो यह किसी से छुपा नहीं है। और अभी एक या दो दिन पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर कलकत्ता की कुछ भाजपा की नेत्री है, उन पर हमला किया गया। एक भाजपा के आपके कार्यकर्ता है, उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है मार के। और आज हमने आपके ही बगल के सीट की एक सांसद है लोकेट चटर्जी जी, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और बम को बॉल समझकर उन्होंने उठा लिया, जिसकी वजह से वो बम विस्फोट हो गया और कई बच्चे घायल हो गए हैं। तो यह सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों पर कैसे रोक लगेगा? ऐसा रहा तो मतदाता तो फिर नहीं निकलेंगे घर से बाहर। देखिए, आपको एक व्यवस्था समझना होगा। जो लोग चेरापूंजी में रहते हैं तो वो क्या बरसात से डरते हैं क्या? जो चेरापूंजी में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ रोज़ बारिश होती है, वो अपनी व्यवस्था में चलते हैं। जो लोग केरल में रहते हैं वो उसकी व्यवस्था में रहते हैं। जो बंगाल में रहते हैं उनको भी पता है कि यहाँ का चुनाव कैसा है। पहली बार कोई थोड़ी ना बम चल रहा है। सीपीएम के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में रात रात बम चलते थे। कई लोग हमारे बताते हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, कि हम लोग रात को बम गिनते गिनते सो जाते थे। 70, 72, 75, 76 होते होते नींद आ जाता था। रात रात बम चलता था जब नक्सल और कांग्रेस के बीच लड़ाई चलती थी, जब कांग्रेस सीपीएम के बीच लड़ाई चलती थी। तो ऐसी बहुत सारे हिंसाओं का साक्षी रहा है पश्चिम बंगाल। सीपीएम के समय में जो अत्याचार होते थे, आज लोग बोल रहे हैं कि तृणमूल से अच्छा सीपीएम था। जिन लोगों को पता नहीं है सीपीएम ने किस तरह के अत्याचार किए हैं, आज तृणमूल उन सारी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ा है। राजनीति में, लोकतंत्र में गुंडागर्दी का और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। मोदी जी एक तरफ भारत को जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर करने का वादा कर रहे हैं, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने लायक देश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में लोग मतदाताओं को डराने में लगे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चुनाव आयोग की एक पूरी व्यवस्था इन सारे विषयों पर नज़र रख रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कमर कस के मैदान में उतरे हैं। कहीं पर भी इस तरह की कोई अव्यवस्था हो रही है, कहीं कुछ ऐसे घटनाक्रम की जरा सा भी शिकायत मिलती है तो हम तुरंत चुनाव आयोग को बताएंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। हम चूँकि लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो हम चाहेंगे तो इनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें इनको दबाव नहीं देना है। लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, ये जनता यहाँ बता देगी। अच्छा, हावड़ा लोकसभा केंद्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र भी हावड़ा रहा है और पिछले 3 बार से सांसद रहे प्रसून बनर्जी, इस बार भी दावा कर रहे हैं कि वो 4थी बार सांसद बनने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं हावड़ा को? देखिए, 2 विषय है मेरे पास। एक है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 लाख वोट से ये चुनाव हार गई। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने 3 बार के रहे सांसद को टिकट दिया और जिस दिन टिकट दिया उसी दिन ममता बनर्जी के अपने सगे भाई बाबन बनर्जी ने हावड़ा में प्रेस करके ये बताया कि हावड़ा की जनता इनके काम से आजीज आ गई है। ये इतने निकम्मे हैं कि मुझे शर्म आता है ये बताने में कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके खिलाफ निर्दल खड़ा हो जाऊं। साधारण लोग की बात छोड़ दीजिए, ये ममता बनर्जी के भाई कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक एक नेता इस बात को कह रहा है कि प्रसून बनर्जी से घटिया उम्मीदवार पूरे बंगाल में 42 सीट में कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 3 बार के सांसद हैं। आप ये बूम लेके उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि माननीय सांसद जी, हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में आप अपने 3 टर्म में हुए किसी 3 उल्लेखयोग्य बात बता दीजिए कि आपने हावड़ा के लिए 3 महत्वपूर्ण काम क्या किए हैं। उनसे पूछिए, उनके पास एक ही जवाब है, मैंने सतरागाछी में एक अंडरपास रेलवे का बनाने के लिए आवेदन किया और वो रेल पास नहीं किया। वो तो रेल का काम था, सांसद का काम थोड़ी ना। सांसद को तो रेल मंत्री को चिट्ठी लिखना है। सांसद ने अपने सांसद निधि से, आज ही मैं देख रहा था, हमारे उम्मीदवार ने बताया है कि सांसद निधि का पैसा उनको वापस करना पड़ा, वो काम नहीं कर पाए, अनयूटिलाइज मनी चला गया।
आपको लगता है कि एक सांसद को जितना पैसा मिलता है उतना पैसा में वो बहुत बड़ा विकास कर सकता है, लेकिन ये सांसद तो वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाता है। पूरे कोरोना के महामारी के समय इनका दर्शन नहीं हुआ। एक दिन जब दर्शन भी हुआ तो ऐसे लगा जैसे कोई एलियन आ गया है। सिर्फ इनका दिख रहा था, माने थोड़ा सा मुंह का, कोई चेहरा का थोड़ा 1 आध इंच दिख रहा था। हाथ में पूरा ग्लव्स, माथे में टोपी, आँख पर चश्मा, पूरा शरीर ढका हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे आ गए हैं बस महामारी में आए हैं, छूते ही मर जाएंगे। जिसको अपने जनता से, अपने लोगों से इतना भय है, वो आदमी जनता का भला क्या करेगा। इनको हम लोगों ने कभी हावड़ा के किसी विषय पर संसद में बोलते नहीं देखा है, कोई मुद्दा उठाते नहीं देखा। हाँ, इनको देखा है संसद भवन के कैंपस में गांधी जी की मूर्ति के सामने फुटबॉल लेकर घुमाते, और कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी नोटबंदी, केंद्र सरकार की जितनी योजना है उस योजना का विरोध करने में सबसे आगे काला कुर्ता पहन के या माथा पर काला पट्टी बांधकर इनको फुटबॉल नचाते हम लोगों ने देखा है। क्या हावड़ा की जनता ने कोई पाप किया है कि ऐसा सांसद मिले जो हावड़ा का सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर अभी शहर का है, जल निकासी। एक शब्द आप कभी अपने सांसद के मुंह से सुने? पैसा तो चाहिए ना, नगर निगम के बस का बात थोड़ी ना है। हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल, गंदा पानी आता है, पिल्लू आता है। क्या एक सांसद, जहाँ प्रधानमंत्री जी हर घर नल योजना की बात करते हैं, क्या एक सांसद प्रधानमंत्री जी के पास आवेदन करके यहाँ पर एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सकता है? आप हमेशा गंगा पर आश्रित रहेंगे, उसके पानी को फिल्टर करके कभी फिटकरी डाल के कभी बिना फिल्टर किए पानी पिलाएंगे? आपके सांसद ने कभी ये प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि आप हावड़ा शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जी दे दिए? आपके सांसद ने कभी कहा है कि हमारे हावड़ा में एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए? चलो ये सब नहीं करे, आप फुटबॉल खेलने वाले आदमी हैं, आपने एक बड़ा स्टेडियम बनवा दिया होता, कुछ तो करते। आप मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, मैंने तो आपको कभी मुसलमानों के लिए भी कोई बड़ा काम करते नहीं देखा है। ऐसे में प्रसून बनर्जी जी का इस बार हावड़ा लोकसभा केंद्र पर हारना सुनिश्चित है। तृणमूल करने वाले भी राष्ट्रवादी लोग, विशेषकर बंगाली हिंदू समाज, प्रसून बनर्जी को अपना वोट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक बड़ा तबका इस बार मन बना लिया है कि बंगाल का विकास हो, हावड़ा का विकास हो। इसके लिए हावड़ा में सांसद भी उसका होना चाहिए जिसका दिल्ली में सरकार है। बात जब हम हावड़ा की कर रहे हैं, तो जब सीए का बिल आया था तो देखा गया था कि हावड़ा सबसे चर्चित शहर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था, और अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। तो इन सब चीज़ों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तृणमूल कांग्रेस को पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही वोट बैंक पर भरोसा है, वो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। उसको छोड़ के उनको दूसरा वोट मिलने वाला है नहीं। लक्खी भंडार के नाम पर भी ये जो वोट मांग रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ गया कि एक ठो लॉलीपॉप कितना बार खिलाएगा। आप सुने हैं कोई बच्चा को एक लॉलीपॉप दे दीजिए और फिर वही लॉलीपॉप दोबारा उसको धो के ला के दे दीजिए। एक लॉलीपॉप एक बार चलता है। पंचायत चुनाव भी लड़े लक्खी भंडार पर, विधानसभा भी लड़े लक्खी भंडार पर, लोकसभा भी लक्खी भंडार पर लड़ेंगे, तो लोग यही ना बोलेंगे कि आपके पास लक्खी भंडार छोड़ के कुछ भी नहीं है। लक्खी भंडार देने का इतना ही शौक है तो एक बार संदेश खाली चले जाइए ना लक्खी भंडार का फार्म लेके, पता लग जाएगा लक्खी भंडार से लोग कितना खुश हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है, पश्चिम बंगाल के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 से अधिक लोकसभा की सीटें अगर मिलती हैं तो 6 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिरेगी। नई सरकार बीजेपी की बनते ही पहले महीने में हम पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए 3000 रुपया प्रति महीना अन्नपूर्णा योजना के नाम पर माताओं को देने का वादा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है। हम तो स्लोगन देते हैं कि बीजेपी की क्या पहचान, कथनी करनी एक समान। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इसका प्रमाण भी हम लोगों ने दिया है। जो नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में जनता के सामने गई, धारा 370 समाप्त करेंगे, करके दिखाया। राम मंदिर बनाएंगे, बना कर दिखाया। 3 तलाक खत्म करेंगे, करके दिखाया। देश को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे, करके दिखाया। आतंकवादी घटना को रोकेंगे, रोक कर दिखाया। पड़ोसी देशों को उनका औकात दिखाएंगे, दिखाया। जाली नोट बंद करने वालों पर हमला करना था, किया। जो वादा हमने देश के साथ किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा अगला लक्ष्य है, हम करेंगे। राष्ट्रवादी लोग
जो भारत में रहते हैं उनका सम्मान है। देश को तोड़ने वाले, देश में अलगाववादी ताकत करने वाले लोगों के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। इस पर भी हमने वादा किया है और आने वाले दिनों में हम ये करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल, अब की बार 400 पार कितना हद तक ये सच होते दिख रहा है? क्या 400 पार आ रहा है या बस ये भी एक नारा ही है? 303 भारतीय जनता पार्टी ने लाया ना। हमने पूरे दुनिया के सनातन हिंदुओं का 500 साल के संघर्ष के सपने को साकार किया है। हमने भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। हमने भारत का सम्मान चंद्रमा पर पहुंचकर दिखाया है। हमने भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के कड़ी में प्रथम 5 में खड़ा करने का काम किया है। हम सिर्फ ज़मीन पे नहीं, पानी में नहीं, अंतरिक्ष में भी भारत दुनिया में सबसे मजबूत देशों के श्रेणी में शामिल है। ऐसे में इस पूरे भारतवर्ष में भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरा कौन सा विकल्प दिख रहा है? आप मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, नरेंद्र मोदी जी का के साथ जो देश की जनता का जो एक आवेग जुड़ा है, आप उनकी जनसभाओं को देखिए, उनकी रैलियों को देखिए। ऐसे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा लगता है जैसे वो परिवार के लोग हैं। इसलिए मोदी जी ने नारा दिया कि मेरा परिवार मोदी का परिवार। जिस देश का प्रधानमंत्री देश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मान लेता है, तो परिवार का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आपको पता है कि आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, ऐसे पूरे देश में जितने माता पिता हैं, इनके सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 70 वर्ष से अधिक उम्र के जितने माता पिता हैं उनको चुनाव खत्म होते ही आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कराएगा भारत का सरकार। तो आपके माँ बाप का चिंता मोदी करेंगे तो मोदी का चिंता कौन करेगा? करना है ना। इसलिए इस बार अब की बार 400 पार का ये जो नारा है ये सच होते दिख रहा है। रोज़ हम उस सपने को साकार करने की कड़ी में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जितने चरण के चुनाव हो रहे हैं उतनी तेज़ी के साथ हम 400 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 400 का आंकड़ा नहीं है, ये आने वाले भारत के 25 साल का भाग्य निर्धारण का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले भारत के लिए, भव्य भारत के लिए जो सपने देखे हैं वो सारे सपने आने वाले 5 साल में साकार होंगे। इसके लिए चाहिए अब की बार 400 पार, और इस बात को जनता समझ चुकी है। बड़ी बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतेगी नहीं, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेगी कई जगहों पर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का ये जो नारा है सिर्फ नारा नहीं, ये देश की जनता का आवेग है। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के प्रदेश के सचिव श्री उमेश राय जी को। हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बात किया। पश्चिम बंगाल की भी वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर उनसे जानने का प्रयास किया कि यहाँ के वोटरों का माहौल क्या है, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल के वोटर इस बार किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, आपके सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।